सुहाग रात को पति ने अंधेरे में ही मेरे साथ। पति ने कहा कि हमारे यहाँ शादी की पहली रात पति पत्नी एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते, बड़ा अपशगुन माना जाता है। मैं भी शर्म के मारे कुछ न कह सकी। सारी रात उसने अपनी मोहब्बतें मुझ पर लुटाए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि वह कमरे के अंदर आया और उसने कहा कि माफ़ करना, रात को मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मैं सारी रात वहाँ पर था और तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगर पति अपने दोस्त के साथ था तो रात को मेरे साथ कौन था? मेरा नाम रेखा है। मैं बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज की लड़की थी। एक बहुत अच्छे परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस कदर बुरा होगा। मुझे किस तरह की परेशानी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं जो ज़िंदगी की अय्याशियों में पली बड़ी थी, शादी के बाद मुझे इस तरह की परेशानी से गुजरना होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी शादी ही ना करती, हमेशा अपनी माता पिता के घर बैठी रहती। लेकिन लड़कियों को तो हमेशा अपने पिता के घर नहीं बैठाया जाता, उनकी शादी की जाती है और उनको अगले घर विदा किया जाता है, यह जाने बिना कि अगले घर में उसके साथ कैसे कैसे व्यवहार हो सकते हैं। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे अरमान सजाए बैठी थी। मैंने अपने पति को देखा तो नहीं था, लेकिन सबसे मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी थी। सबका कहना था कि हमारी चांद सूरज जैसी जोड़ी है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। यह सुनकर मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं अपनी सास और नंद से मिली थी। वह बहुत अच्छे से सब मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छा परिवार मिला है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेरे सहेलियों ने मुझे दूल्हे के कमरे में बिठाया। वह लोग लगातार मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा इंतज़ार बेचैन करता जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा पति नहीं आएगा और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद मुझ पर हावी हो रही थी। पिछले कई दिनों से शादी के फंक्शन की वजह से मैं थकावट की शिकार थी और अभी लहंगे भी भारी थे। जेवर की वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। दिल कह रहा था कि यह मैं भारी जेवर उतार दूं और अपना कपड़ा चेंज करूं, क्योंकि मुझे दूर दूर तक अपने पति के आने का आसार नहीं नजर आ रहे थे। मेरा दिल पूछता जा रहा था कि मायूसी मुझे घेर रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता, वह किसी और लड़की को पसंद करता था। इसी वजह से अब तक वह मेरे पास नहीं आया, वरना पहली रात को तो पति दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आते हैं। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। कुछ ही गड़बड़ तो ज़रूर था, वरना अब तक तो मेरा पति कमरे के अंदर आया होता। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मैं घूंघट की आड़ में थी। अभी मैं अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था कि अचानक पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया और मैं एकदम से अपना घूंघट ऊपर हटा दिया। मैं जो अपने पति के आने से खुश थी, एकदम से अंधेरे की वजह से डर गई थी और पूछने लगी कि कौन है और किसने लाइट बंद किया है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैं फिर उनसे पूछा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन वक्त किसी भी चीज़ से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का शक्ल देखे तो अपशगुन माना जाता है। शायद तुम्हें इस बात के बारे में मेरे घर वालों ने नहीं बताया। मुझे तो आपके घर वालों के इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह तो अजीब सी रस्म है। तब मेरे पति ने कहा कि मैं इन रस्मों को बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत मानता हूँ, और हाँ, यह बातें सही होती हैं। मेरे पति ने बहुत करीब आ गया था और मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे दिल में यह ख्याल ज़रूर था कि इतने महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी और सबने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मेरे पति ने लाइट ही बंद कर दी और मेरे हसीन चेहरे को नहीं देखा। हालांकि वह अपनी हथेलियों से मेरा चेहरा छूकर महसूस कर रहे थे और मेरी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल बुझ गया था। मैं चाहती थी कि मेरी दुल्हन बना हुआ रूप मेरे पति रोशनी में देखे और मेरी तारीफ़ करता, लेकिन पति के जज्बों की शिद्दत देखकर मैं काँप के रह गई थी और सारी बातें भूल गई थी, क्योंकि एक अजीब सी खुमार था जो मेरे वजूद को हिलाकर बना रहा था और पति की मोहब्बत के सामने बेबस हो गई
और सारी बातों को भूल गई। अगर उस वक्त एक पल के लिए भी मुझे एहसास हो जाता कि यह आदमी कौन है तो कभी भी मैं उसकी तरफ नहीं होती। सारी रात हम दोनों एक दूसरे में मगन रहे। यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन यह मेरा सिर्फ भ्रम था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब होने वाली थी। सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो मैं अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन मेरे वजूद से उनकी महक आ रही थी। मैं फ़ौरन से वॉशरूम में गई और नहा कर आ गई। अभी मैं अपने पति के बारे में ही सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आता हुआ दिखाई दिया, और दिन की रोशनी में उनको देखकर मैं शर्मा गई, क्योंकि मुझे रात वाला मंजर याद आ रहा था। मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ गया हुआ था और मेरी निगाहें झुकती चली जा रही थी। शर्म की मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, मगर मैं अंदर आते ही पति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मुझे लगा कि मेरे कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। मैं बिल्कुल सख्त बनी खड़ी हुई थी। मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा था। शायद सदमा इस कदर पड़ा था कि मेरे लब ही नहीं हिल पा रहे थे। मेरे पति ने अंदर आते ही मेरा साथ दिया और कहा कि मुझे माफ़ करना, सारी रात तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम मेरा इंतज़ार करते करते सो गई, क्योंकि मेरे दोस्त की बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना पड़ गया था और मेरी सारी रात अस्पताल में गुजर गई। अब मेरे दोस्त की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं घर आया हूँ। कोई भी पति अपनी सुहाग रात को अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाता है, जब तक कोई भी बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए। और मेरा जिगरी दोस्त मौत के मुंह में था, इसीलिए उसके पास जाना पड़ा, वरना मैं तुमको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। मुझे बहुत अफसोस है, अपनी शादी की पहली रात थी, तुम्हें इंतज़ार कर सूली पर लटकाया और तुम्हें मायूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वह बेताबी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब खुमार थी, लेकिन मैं तो उसकी बातें सुनकर पत्थर बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर यह क्या बोल रहा था। इसके कहने के मुताबिक यह था कि सारी रात घर पर नहीं आया था, तो रात को जो मेरे कमरे में आया था तो वह कौन था जिसके साथ मैं सुहागरात मनाई थी। मुझे पत्थर का पुतला बना देखकर मेरे पति मेरे करीब आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा। मैं उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर तो एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। रात वाला मंजर मुझे किसी सांप को डसने की तरह लग रहा था। कुछ देर पहले जो मंजर मुझे खूबसूरत लग रहा था, अब एकदम से वह सब मेरे लिए बहुत भयानक हो गया था। मेरे जिस्म से उठती हुई महक अब बदबू लगता था। मेरा सारा बदन जलने लगा था, यह सोचकर कि किसने मुझे छुआ और मेरा फ़ायदा उठाया। अब मेरा पति मेरे करीब आ गया था। वह अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर रहा था, लेकिन मेरा दिल दिमाग जैसा एक बात पर अटक चुका था। मैं उसे ना तो कुछ बता रही थी और ना ही कुछ पूछ रही थी, और मैं इस घर में बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं मालूम था कि रात को जिस आदमी मेरे कमरे में सुहागरात मनाई थी वह कौन था। अगर उसने ये गंदी हरकत क्यों की थी। अगर मेरे पति को और मेरे घर वालों को इस बात की भनक लगते तो वह लोग शायद शादी के पहले दिन ही मुझे मेरे माँ बाप के घर रवाना करते थे, और मेरे माँ बाप पहले ही दिन मुझे वापसी देखकर सदमे से मर जाते। इस एक बात की वजह से क्या कुछ हो जाना था, इसीलिए मैंने अपना मुंह छीन लिया था। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में जो हालत हो रही थी वह लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल था। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाती रही, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जो अपनी नई ज़िंदगी सपने सजाकर इस घर में आई थी, पहली रात किसी बेदर्द इंसान ने मेरी आंखों से वह सपने छीन लिए और मुझे परेशानी की जन्नत की आग में डाल दिया था। मेरी खुशियां का गला घोट दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने आंसू अपनी आंखों में पीछे धकेल रही थी, ताकि मेरा चेहरा देखकर कोई हकीकत तक पहुंच न सके। मेरे पति ने अपने पति होने का हक वसूल कर लिया था और मुझसे पूछता जा रहा था कि क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो। मैं अपनी होठों पे झूठी मुस्कान लाना चाहती थी, लेकिन वह भी नहीं ला पा रही थी। तब मैंने बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। तब वह कहीं गुम हो गया। जब हम दोनों फ्रेश होकर बाहर हॉल में गए तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे एक भारी भरकम जोड़ा पहनने के लिए दिया और बहुत सारे जेवर निकाल कर दिए। मैंने वह पहन ली और मेरी नंद मुझे मेकअप करती जा रही थी और मैं मुझे दिल के साथ तैयार हो रही थी। मेरे अंदर जैसे एक जंग छिड़ी हुई थी। वहाँ तो शुक्र है कि मेरा पति इस कदर खुश था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल सका कि उसने उससे पहले यह हक कोई और वसूल कर चुका था, वह भी गलत तरीके से।
मुझे तैयार करके सारी मेहमानों के सामने लाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी औरतें और मर्द बैठे हुए थे। कुछ खानदान की थी, कुछ तो घर की थी। और वहाँ मौजूद हर लड़के के चेहरे पर मैं गौर से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि रात को जिसने मेरे साथ वह गलत हरकत की थी वह आदमी कौन था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शख्स कौन था। मैं लोगों के चेहरे और उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती रही तो मुझे दो लोगों को देखकर शक महसूस हुआ, क्योंकि वह अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों में से ही कोई एक शख्स था जिसने मेरे पति की गैर मौजूदगी होने का फ़ायदा उठाया और रात के अंधेरे में मेरी इज्जत पर हाथ डाला। और दुख तो इस बात का था कि मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि वह मेरा पति है और उसका पूरा हक है मेरे ऊपर। मैंने सारी ज़िंदगी अपने पति के लिए खुद को संभाल कर रखा था और किसी दूसरे लड़के ने किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाया था। लेकिन शादी होते ही मेरे साथ जो यह अनहोनी हो गई थी, उसके बारे में मैं किसी को कुछ कह न सकती थी। ऐसी परेशानी में रात दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति पर यह जाहिर नहीं किया कि मेरे साथ किस किस तरह का हादसा हो चुका था। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे कमरे में लाइट बंद हुई और कोई अंदर आया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। मैं डरकर पूछा कि कौन है। तभी तभी मेरे मुंह पर हाथ रखकर उस शख्स ने मुझे बिस्तर पर गिराया और मुझ पर चढ़ गया। अब मैं समझ गई कि यही मेरा पति नहीं बल्कि वही इंसान था जिसकी दरिंदगी का निशाना शादी की पहली रात को ही बनी थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर उसका हाथ मजबूती से मेरे मुंह पर था, जिसने मेरी आवाज़ को दबा रखा था। मैंने उसके हाथ पर बुरी तरह से काटा तो उसकी जोर की चीख निकल गई और उसने जोर का थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। इसके इस कदर जोर से मारने का एक पल को मुझे कुछ होश नहीं रहा और वह मेरे साथ दर्द करता रहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसको अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, उसकी इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा सब कुछ मेरे पति के लिए, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करो। लेकिन वह इंसान बहुत ही जालिम था। उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था और वह जालिम आदमी मेरे जिस्म को नोचे जा रहा था। ना जाने मेरा खुद का पति कहाँ पर था। अपने पति को दिल से ही पुकार रही थी और मैं भगवान से तमन्ना कर रही थी कि मेरा पति कमरे में अंदर आ जाए, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म तर-तर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। ना जाने वह कौन सा आदमी था जिसका चेहरा देख नहीं पा रही थी और वह लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी ही काबू में किया और उसके बराबर में आकर बैठ गई। पूछने लगी कि आप ठीक तो हो? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा पति कहने लगा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, रात तक बिल्कुल ठीक था। आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। यह बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आता। मेरा पति पहली रात को जब गया तब इसके दोस्त के एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वह आदमी वह था जो मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। बिल्कुल खामोश वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि अगर माँ बाप की याद ज़्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन मैं सर ना में हिला दी और आंखें बंद करके अपना सर अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे अपने माँ बाप की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अपनी सहेलियाँ, अपना घर, अपना आंगन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा था। बस मैं किसी तरह से यहाँ से जाकर अपने घर वालों के पास रहना चाहती थी। मैं खुद अपने पति की तरफ देखा जो मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको देखते हुए कहा था, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे माता पिता बहुत याद आ रहे हैं। वह सुनकर कहने लगा कि अभी अपने माँ बाप के पास जाने की जिद कर रही है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो जाने नहीं दे सकता। कुछ दिन मेरे साथ बिता लो, उसके बाद तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊँगा। लेकिन मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि आपने अभी कहा था कि आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मना क्यों कर रहे हैं? यह सरासर गलत है। लेकिन उनको देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह मुझे लेकर जाएंगे, इसीलिए मैं उनसे मिन्नतें करने लगी
और कहने लगी कि प्लीज़ नहीं, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं आपकी ही हूँ, आपका जब दिल चाहेगा आप मुझे ले आना, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा के घर जाने दो। मेरा दिमाग बहुत सी उलझन में उलझ गया था। मैं कुछ दिन अपनों के पास रहना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरा पति बेचैन हो गया और उसने मेरे गले पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ रेखा, तुम ठीक तो हो ना? कैसी उलझन के बारे में बात कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या फिर मेरी मम्मी तुमसे कुछ कहा? मैं फौरन से अपनी जगह पे खड़ी हो गई। मुझे एक और फिक्र होने लगी कि कहीं वह किसी गलतफहमी का शिकार न हो जाए, इसीलिए मैंने तुरंत से ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है और कोई बात नहीं है। मेरे पति यह सुनकर तो शांत हो गए और कहने लगे, ठीक है, सुबह तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊँगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए मुझे मेरा वक्त दे दो। यह बोलकर उसने मुझे अपनी बाहों में कर लिया और मुझ पर हावी हो गया। मेरा दिल एक अलग ही गम का शिकार था। पति के साथ वफादार नहीं थी, उसके होते हुए मेरे जिस्म का कोई और आदमी मालिक बना हुआ था और इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी। लेकिन मैं भी उस आदमी को नहीं जानती थी जो यह हरकत मेरे साथ कर रहा था। लेकिन मैं सोच लिया था कि अब हर हाल में उस आदमी का पता लगा के दम लूँगी, क्योंकि मैं हर रोज़ इस दलदल में नहीं डूबना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरे पति मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ जा चुके थे। घर आने के बाद मैं अपनी मम्मी के सीने से लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। न जाने उनके सीने से लगकर मुझे कितना रोना आ रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी। बस मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे कि मैं वहीं पर उसके गोद में सर रखकर लेट गई। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। सब ठीक तो है, तुम इतना क्यों रो रही हो? हमने शादी की है तुम्हारी, बताओ क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम दामाद जी से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्हें कैसे बताती कि मैं किसी परेशानी में घिरी हुई हूँ। मैं खामोशी से उनकी गोद में सर रखकर लेटी रही और न जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई और मैं उनकी गोद में सर रखे रखे ही सो गई। शाम के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पर मौजूद थी। उठी और कमरे में बाहर आई। मेरी माँ मेरे लिए किचन में खाना तैयार कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे बातें करने लगी और उनका हर परेशानी के मुक्त करने लगी कि मैं आपकी जुदाई की वजह से इतना रो रही थी और कोई बात नहीं है। लेकिन वह मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए एक बात कह रही थी कि नहीं, कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी। जब भी वह इतना रो रही थी, वह हमेशा से बहादुर रही, लेकिन आज तुम्हारा इतना रोना मुझे खुद परेशान कर गया। अगर कोई परेशानी है तो बेटा बता दो, हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें कत्ल नहीं किया दिया है। तुम्हारा रिश्ता आज भी हमारे लिए वैसा का वैसा ही है। मेरे माँ के मुंह से यह अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं बच्चों की तरह होकर उनके सीने से लग गई। लेकिन मैं इस बार भी कुछ नहीं बोली थी। कुछ बातें ना कहना ही बेहतर होता है। हमारी खामोशी ही हमारे लिए सही होती है। कमरे में आने के बाद मैं अब सारी चीज़ों को सोच कर रह गई थी कि शादी से लेकर आखिर तक कौन था वह आदमी जो मुझे अपनी नज़रों में रखा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी आदमी अपनी शादी पर नज़र नहीं आया था जो मुझे देख रहा हो। बहुत से लोग मेरे पास आए हुए थे, लोगों ने मुझे बधाई दी थी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी मेरे करीब नहीं आया था जिसने मुझे किसी अनहोनी होने का एहसास दी। 2 दिन लगातार सोचती रही, पर 2 दिन में हर पल को याद करके गुजर। शाम के वक्त मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे, इस वजह से मैं उनके लिए तैयार हो गई थी। मेरी माँ ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। उनके आते ही हमने खाना वगैरह खाया और मैं अपने पति के साथ घर आ गई थी। आने के बाद मुझे यही सवाल किया कि अब तुम खुश हो ना? अब तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं ना? मैंने और उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उन्हें मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। बेकरारी से होकर मेरे सीने से लग गए और कहने लगे कि यार, मैं तुम्हें बहुत याद किया। ये 2 दिन मेरे कांटों पर गुजरा है। जबकि मैं भी उनकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। इतनी नमी उनके हर एहसास होती थी कि इतनी नमी उस दरिंदे के एहसास में नहीं होती थी। पति के पनाह में जाने के बाद खुद के वजूद पर सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस करती हूँ। आज की रात मेरे पति ने इतने प्यार से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे।
मेरे एक पल के दिल की यह सारी सच्चाई बता दो कि उनके अलावा मेरा किसी और से भी रिश्ता है, लेकिन वह सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है। लेकिन मैं बहुत डर चुकी थी, अगर मैं बता देती तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मेरे पति जो मुझे अभी इतनी मोहब्बत कर रहे थे, वे नहीं करते, बल्कि मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देते। सारी रात मैं उनके जज्बातों को बर्दाश्त करती रही और सुबह अब मेरी आँख खुली और मेरे पति के बराबर मैं ही लेटी हुई थी। मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझ पर अपने जज्बात लुटाने लगे। दोपहर के 2 बजे हम लोग कमरे से बाहर आए और मेरी सास हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नरमी के साथ पेश आती थी। उनको देखकर मुझे अपनी माँ का ही एहसास होता था। हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। मेरे पति मुस्कुराते हुए मेरे बराबर में ही बैठे थे। आज मेरे पति का पूरा खानदान ही घर पर मौजूद था, वरना मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद से हुई थी। मेरे सामने मेरे 2 देवर बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि यह वही लोग थे जिनको देखकर मुझे उन पर शक हुआ था। लेकिन जब मेरी सास ने मेरी पहचान उन दोनों से करवाई तो मैं खामोश हो गई और मेरा जो शक उन दोनों पर हुआ था वह खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी देवर अपनी अपनी भाभी के साथ यह गंदा काम नहीं कर सकता। फौरन ही शर्म करने का शोर हो चुका था। यहाँ पर एक रस्म होती है कि देवर अपनी भाभी को अपने हाथ से खीर खिलाएगा। पहले मेरा बड़ा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर के मुझे खीर खिलाया, तो न जाने मुझे क्या हुआ। मैं गौर से उसके हाथों को देखने लगी। पहली रात जो आदमी मेरे करीब आया था उसके जिस्म पर बाल थे। मुझे वो पल याद था। मैं उसके बालों वाले हाथ को बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी और मुझे एक पल लगा कि उस आदमी को पहचानने में जो उस रात मेरे करीब आया वह मुझे खिलकर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया था। पर मैं बिल्कुल सख्त बर्फ की तरह हो गई थी और जब मेरा दूसरा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर खीर मेरे मुंह के पास किया तो मैंने उसका हाथ देखा। यह देखकर मैं हैरान हो गई। जो उसे रात को मैंने उस दरिंदर के हाथ पर काटा था, वही निशान मेरे छोटे देवर के हाथ पर था। बल्कि वह दोनों भाई एक रात मेरे करीब आए थे और मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही से देवर थे, यानी मेरे पति के छोटे भाई। मेरा दिल खून के आंसू रोए और मैं इस वक्त अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ दे मारी। इस हरकत से सब लोग हैरान हुए, अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, अब वहाँ हैरत ही हैरत थी। तभी मेरे पति मुझे पीछे करते हुए कहने लगे कि यह क्या हरकत है, तुमने मेरे भाई पर हाथ क्यों उठाया, जबकि मैंने रोते हुए अपनी सारी बात बता दी। आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के आपका दोनों भाई मेरे साथ यह दुष्कर्म किया। मेरी सास भी हैरत की हालत में अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, जबकि यही हाल मेरी नंद का भी था। मेरे पति गुस्सा भरी आंखों से अपने दोनों भाइयों को देख रहे थे। मेरे पति बरसते कुछ कहने लगे कि क्या यह हरकत तुम दोनों ने किया है। वह फौरन ही इनकार करने लगे और ना में सर हिलाने लगे, मगर उनके चेहरे की सारी हकीकत बयां कर रहे थे। और मेरे पति ने उनके माता पिता और दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए शायद वह समझ गए थे कि गलती इन दोनों की ही थी। किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि तुम अपने देवर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि सबने मेरा साथ दिया और मेरी तकलीफ और दर्द को समझा। इस बात से डरती थी कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, मेरा पति भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और अपने भाइयों का साथ देगा। मैं गलत थी, मेरी हालत उसे बात की गवाही थी। मैंने पूरी तरह से पति को सारी की सारी बातें बता दी। मेरा पति उन पर हाथ उठाने लगा और जब वह लोग माफ़ी मांगने लगे तो हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत को खतरा हो उस घर में नहीं रहेंगे। इस तरह से अलग घर में शिफ्ट होने, मगर आज भी वह वक्त नहीं भूल पाती हूँ। मेरे पति हर वक्त मुझे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनके भाइयों ने मेरे साथ जो गलत हरकत की थी, इस वजह से वह खुद को कसूरवार समझते हैं कि कसूर आपका नहीं, कसूर आपके भाइयों का है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं उनकी भाभी थी और भाभी तो माँ के समान होती है। उनके बड़े भाई की बीवी थी, उनके घर की इज्जत थी, लेकिन उन लोगों ने इन सब बातों को नहीं सोचा और अपने घर के अंदर ही दरिंदगी उतर आए। हालांकि वह अब भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन अब उनकी शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी सास और मेरी नंद मेरे घर आते ही और वक्त मुझे माफ़ी मांगते थे। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था।
मैं उन सब बातों को भूलने की कोशिश की है, लेकिन यह सब मेरे बस में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपने पति पर यह जाहिर होने नहीं देती थी कि अब तक मुझे उस बात का कितना दुख है और अब तक वह बुरा वक्त नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को इन बातों से तकलीफ़ होती है। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, वह मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। अब हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए थे। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी अपने देवर का शक्ल तक नहीं देखी। ना मेरे पति ने उनसे किसी तरह का कोई ताल्लुकात रखा और वह लोग इसी काबिल थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।